Hello, my dear students. A very good evening to all of you. In our studies chemical kinetics, we were discussing about pseudo first order reaction. तो हम लोगों ने अपने केमिकल काइनेटिक्स में pseudo first order reaction को डिस्कस किया था. हम लोगों ने वहाँ पर ये देखा था कि pseudo first order क्या होता है. तो वहाँ पर क्या सीखा था, जब कभी भी दो कंडीशन सीखा था, जब कभी भी कंसंट्रेशन क्या हो, एक्सेस में हो जाए या फिर कैटलिस्ट हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन में आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, यानी कि जो अपर ऑर्डर है वो लोअर ऑर्डर की तरफ क्या करने लगता है, बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, सप्रेस, यानी कि डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. तो सेकंड ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर बन जाता है. क्लियर ना. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शूडो फर्स्ट ऑर्डर. वहाँ पर हम लोगों ने शूडो फर्स्ट ऑर्डर को डिफाइन भी किया था. ठीक है, और देखा था हम लोगों ने उसके क्या क्या कंडीशंस हैं. तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम शूडो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल देखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस. फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे nth ऑर्डर, है ना, याद है, nth ऑर्डर डिस्कस करेंगे. nth ऑर्डर के बाद हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो चलो मेरे साथ शुरू करते हैं, अपना पेन कॉपी निकाल लो. चलो, तो आगे हम अगर बात करें आपसे, तो सबसे पहला, अगर इसके बाद हेडिंग डालें अगर हम, examples of pseudo first order, examples of pseudo first order. तो what are the examples of pseudo first order? तो ज़रा समझो, जो भी फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल है हमारे, है ना, उनमें से दो एग्जाम्पल थे, याद करो. पहला एग्जाम्पल था एस्टरिफिकेशन वाला, याद आ रहा है, एस्टरिफिकेशन वाला. और जो दूसरा एग्जाम्पल था वो सुक्रोज वाला था, कि सुक्रोज जब H2O से सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज में और फिर किसमें, फ्रक्टोज में. पहला वो एग्जाम्पल. दूसरा, एस्टर को अगर हम रिएक्शन करा देते हैं किससे, वाटर से, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इट विल ऑल्सो गिव एसिडिक एसिड अलॉन्ग विथ इथेनॉल. ये दो जो रिएक्शन थे ये शूडो ऑर्डर के होते हैं. क्लियर ना. तो चलिए, तो सबसे पहला इसमें लिखते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास एस्टर होगा. सभी लोग जानते हो इसको क्या है, हाँ, इससे मिले हो, इसका नाम क्या है, एस्टर. तो अगर हम एस्टर का क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, ये हमेशा ही ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में होता है. और जब कभी भी आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक मीडियम में, देन यू विल गेट इथेनॉल C2H5OH along with acetic acid CH3COOH. क्लियर. दिस इज व्हाट, इथेनॉल एसिडिक एसिड. ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पहले. अब ज़रा देखिए इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन को. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका क्या कहता है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर एंड द लास्ट. यहाँ पर बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कैटलिस्ट का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है. क्लियर ना. तो ये जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपने लिखा है, इस रिएक्शन में किसका इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ही लाइट चल रहा है मेरा ये जो मार्कर है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा भी ठीक करता हूँ. ठीक है, क्लियर ना. तो आप उस पर मत परेशान होइए. तो देखो यहाँ पर जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें क्या है, K इक्वल टू, आप यहाँ देख रहे हो कि रेट लॉ एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स कैटलिस्ट. ठीक है, अब ज़रा सोचो, अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो अब क्या होगा, हर बार नहीं होगा बट जनरली क्या होता है, ठीक है, जनरली कभी कभी होता है कि ये जो कैटलिस्ट है ये क्या कर देता है, ऑर्डर को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है. तो फिलहाल मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ. यहाँ पर जो H+ है उसका ऑर्डर है 1 और ये जो एस्टर है उसका ऑर्डर क्या है 1. तो मिला जुला के अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो अभी ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है इसके हिसाब से जो ऑर्डर है वो तो कितना है, 2 है. ठीक है, क्लियर. बट हम क्या पढ़ रहे हैं, शूडो फर्स्ट ऑर्डर. तो अब ये जो सेकंड ऑर्डर है ये किसमें सप्रेस हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में. किसमें हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में. कैसे हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस कैटलिस्ट. तो यहाँ लिखेंगे आप कि बिकॉज ऑफ द कैटलिस्ट,
बिकॉज ऑफ कैटलिस्ट जो हमने सीखा है H प्लस, कैटलिस्ट H प्लस ऑर्डर विल सप्रेस या फिर डिक्रीज भी लिख सकते हो, ठीक है, सप्रेस, सो बेटा इट विल बिकम शूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर, समझ में आ रही? तो बस आप अब जो अगला रेट आएगा वो क्या आएगा, रेट कांस्टेंट तो बदल जाएगा ना, कि रेट कांस्टेंट सेम थोड़ी ना रहेगा, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K डैश, यहाँ पर आ जाएगा CH3 COO C2H5, H प्लस गायब हो चुका है। अब ज़रा आप देखें इस रेट लॉ एक्सप्रेशन को, बहुत ध्यान से देखें। व्हाट यू विल सी ऑर्डर इज सप्रेस। अब ये जो सेकंड ऑर्डर यहाँ था, अब ये कौन सा ऑर्डर हो चुका है, जी हाँ, यहाँ कौन सा ऑर्डर हो चुका है, फर्स्ट, ठीक है। तो आप देखें यहाँ फर्स्ट ऑर्डर। अब ज़रा रेट कांस्टेंट के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है यानी कि K डैश, वो किसके बराबर है, वो K मल्टीप्लाई बाई किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, सही है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपसे कोई बोले कि सेकेंड ऑर्डर है वो किस रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में है, आप क्या बोलोगे, कैपिटल K। जो फर्स्ट ऑर्डर है वो किस रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, आप क्या बोलोगे, K डैश, क्या बोलोगे, K डैश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शूडो फर्स्ट ऑर्डर, जो इस एग्जांपल को क्या करता है, रिजेंबल। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज, तो आप क्या बोलोगे, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहाँ से आया, हाँ, फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर से कहाँ आया, ये फर्स्ट ऑर्डर में आया, ठीक है। इस वजह से इसको बोलते हैं हम शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए इसी तरह से मैं मिलवाता हूँ आपको अगले एग्जाम्पल से, ठीक है। तो पहले आप कॉपी कर लें, फिर मैं मिलवाता हूँ आपसे अगले एग्जाम्पल से। रब कर दूँ, चलिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो भी आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का सभी लोग रिएक्शन लिखें, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो है वो भी क्या है, शूडो फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या था फार्मूला, हेडिंग आप लिख लेना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो फार्मूला क्या था यहाँ पे, C12H22O11। बताओ ये किसका फार्मूला है, यस, किसका है, सुक्रोज का फार्मूला, यानी कि शुगर। इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। किस मीडियम में करते हैं बेटा, जी हाँ, मीडियम विल बी एसिडिक, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाता है, हाँ, C6H12O6। और किस में चेंज हो जाता है ये, C6H12O6, सही है, ये इसमें चेंज हो जाता है, क्लियर ना। तो इसका नाम क्या है, C6H12O6, इसका नाम क्या है, फ्रक्टोज। एंड व्हाट इज दिस, ग्लूकोज, आपका प्यारा ग्लूकोज, ठीक है। अब चलो, ये कौन सा ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन ध्यान रहे ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता है, ये एक्चुअली होता है सेकंड ऑर्डर। लेकिन ये कैटलिस्ट की वजह से इसके जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें भी क्या आ जाता है, कैटलिस्ट, जिसके वजह से क्या होता है, ऑर्डर सप्रेस हो जाता है, ऑर्डर क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो अभी तक तो आप जानते थे कि ये जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। लेकिन अभी आपको ये पता चला कि ये जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है ये फर्स्ट ऑर्डर एक्चुअली नहीं होता है, ये क्या होता था, सेकंड ऑर्डर होता था। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ catalyst in rate law expression, due to the presence of catalyst in rate law expression, it is of pseudo first order reaction, not second order। ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका भी रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे होगा, सुक्रोज, ठीक है। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसा होगा, अगर मैं लिखूं तो K सुक्रोज C12H22O11, इसके ऊपर पावर 1 और यहाँ पर क्या रहेगा, H प्लस की पावर कितना, 1। तो यहाँ से आपको सिंपली देखने को लग रहा है कि ऑर्डर कौन सा है, सेकंड। बट कैटलिस्ट की वजह से क्या हो जाता है, ऑर्डर सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एक बात का और ध्यान रहे आपको कि क्वेश्चंस में कभी भी चेंज नहीं आएंगे।
ठीक है, जैसा फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्वेश्चन आप करते थे वैसा ही आप क्या करोगे, शेडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यानी कि न्यूमेरिकल्स में कोई भी लफड़ा नहीं है। न्यूमेरिकल्स आप जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉल्व करते थे वैसा ही आप न्यूमेरिकल्स शेडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी सॉल्व करोगे। यानी कि कोई अलग सा फार्मूला नहीं है अपने पास, ठीक है। बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर में और शेडो फर्स्ट ऑर्डर में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन शेडो एंड फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, क्लियर ना। तो वो चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स में जैसा आप फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करते थे वैसा ही शेडो फर्स्ट ऑर्डर को भी क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो चलो मैं आपको एक न्यूमेरिकल से मिलवा देता हूँ, ठीक है। बताओ इसका टी हाफ क्या होगा, इसका टी हाफ क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, जब ये सेकेंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जब आप इसको शेडो फर्स्ट ऑर्डर कहोगे फिर उसका फर्स्ट टी हाफ क्या होगा, बिल्कुल उसका टी हाफ क्या होगा, बिल्कुल जो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ होता था, फर्स्ट ऑर्डर का बताओ टी हाफ क्या होता था, ये होता था। तो अब इसका भी टी हाफ क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन के। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पर फर्स्ट ऑर्डर का भी हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं करता था, तो शेडो फर्स्ट ऑर्डर का भी हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। तो पहले आप इसको कॉपी कर लिए, फिर मैं मिलवाता हूँ आपको इसके एक क्वेश्चन। ओके, अब देखो ऑल ऑफ यू प्लीज सी, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इन दिस क्वेश्चन pH इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है आपके सामने, वो है द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर प्रोसीड्स विथ हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम कितना है, 50 मिनट्स, क्लियर। और जब 50 मिनट हाफ टाइम है तो pH की वैल्यू कितनी है, 5। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बी निकालना, यानी कि स्मॉल बी, ये देख रहे हो स्मॉल बी जो H प्लस का ऑर्डर है वो हमें कैलकुलेट करना है। एक्सप्रेशन कुछ इस तरह दिया हुआ है, और कब, जब टी हाफ की वैल्यू कितनी हो, 500 है, ये मिनट है बेटा, तो 500 मिनट लिख लीजिए आप यहाँ पे। और pH इक्वल टू कितना, 6। पहले जब pH की वैल्यू दिया है वो कब दिया है, टी हाफ 50 था। दूसरा pH की वैल्यू कब दिया है, जब टी हाफ 500 हो गया, पक्का। तो बस अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को क्या गिवन है, अपने पास तो क्या गिवन है पहले आप समझिए, k इक्वल टू के डैश H प्लस की पावर कितना बेटा, b, क्या यही है हमारे पास, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालना है। देखो ध्यान से ज़रा, अभी आपने सीखा है कि k डैश इक्वल टू होता है k H प्लस की पावर ऑर्डर, बट यहाँ पर आपको जो दिया है आपको वही लेना है। कंफ्यूज मत होइए कि सर अभी आपने सिखाया है कि k डैश यहाँ पर था, अभी k डैश यहाँ हो गया। मैंने k डैश माना है, ठीक है, ये एक्चुअली होता नहीं है कुछ, k डैश मान लिया है, ठीक है। k डैश का मतलब बदला हुआ रेट कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इस पर सॉल्व करें तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी, दोनों के लिए निकाल लो। तो देखो पहला k की वैल्यू क्या होगी, 0.693 अपॉन कितना बेटा, पहले वाला टी हाफ, पहले वाला टी हाफ कितना है, जी हाँ 50 है ना, क्लियर ना, ठीक है। k की वैल्यू में निकाल लिया 50 है। और बताओ H प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ H प्लस, ध्यान से देखिए H प्लस के ऊपर भी हमने k डैश की जगह ये लिखा है, बोलो समझ में आ रहा है। अब अपने को बात करना है कि जब pH की वैल्यू 5 होगी तो H प्लस कितना होगा। तो अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हम अगले वाले के लिए तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो pH का जो फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, वो होता है बेटा माइनस लॉग H प्लस। तो बताओ H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ले लो। तो एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि लॉग, नहीं H उल्टा ले लिया मैंने, एंटी लॉग का मतलब उल्टा वाला लॉग, ठीक है। वो चीज़ें आपको मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में H प्लस की जगह क्या ले लोगे, 10 टू द पावर माइनस pH। इज इट क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, 10 टू द पावर माइनस pH। तो बस आप H प्लस की जगह क्या लिखोगे, 10 टू द पावर माइनस pH। तो अभी मैं आपको ये बता चुका हूँ, तो अब मैं H प्लस को हटा दूँ बेटा। अब इस H प्लस को मैं हटाकर क्या लिखूंगा, 10 टू द पावर माइनस pH। तो बताओ pH है कितना, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 5। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगा 2। सिमिलरली जो अगला k होगा उसको हम क्या लिखेंगे,
अगला के में हम लिख सकते हैं क्या, 0.693 अपॉन कितना 500, ठीक है, क्लियर ना। अब ये हो जाएगा pH 6, इसका मतलब कितना हो गया 10⁻⁻6, क्योंकि जब pH की वैल्यू 5 थी तो H प्लस 10⁻⁻5 था, तो जब pH की वैल्यू 6 होगी तो बताओ H प्लस कितना होगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो यू विल सी, यहाँ से आप दिख रहा है कि अब आप क्या करोगे, अब दोनों को आप डिवाइड कर दो, यानी कि 2 को डिवाइड कर दो किससे 3 से, या सुनो 3 को 2 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है, 3 को डिवाइड कर दो किससे 2 से, कर दिया। अब दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, वेन एवर यू डिवाइड यू विल सी कि यू विल गेट 10, क्लियर ना। तो दोनों को जब डिवाइड करोगे तो यहाँ 10 नहीं मिलेगा बेटा, सॉरी, यहाँ इसको डिवाइड कर दो, सॉरी ये के ही रहेगा क्योंकि रेट कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, इधर साइड आपको मिलेगा, दिख रहा है सभी को, कैंसिल आउट होगा, 500/50 कितना होगा हमारे पास 10, और फाइनली हमें मिल जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻ कितना -5। सही चल रहे हैं, ये होल पावर कितना भी लिख सकता हूँ मैं, बस ख़त्म हो गया मामला आपका, क्लियर। ठीक, अब देखो इसको नीचे ले आओ, कितना हो जाएगा ये 1/10, 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, 10 कितना -1। एंड व्हाट इज इन द RHS, RHS में क्या हो जाएगा, ये जो 10⁻⁻5 है ये ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 + 5 कितना होगा 10⁻⁻1 होगा। सही है, बोलो बिल्कुल सही है, सही है कलर। यहाँ पर क्या कर लिया मैंने, 1 मिनट, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या कर लिया मैंने 10⁻⁻1 कर सकता हूँ मैं ऐसे, बहुत ध्यान से समझिए। बताओ यहाँ पर बेस क्या है, सेम, 10⁻⁻ क्या है बेस, सेम, और जब बेस सेम है तो अब क्या करोगे जब दोनों ही साइड बेस सेम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई करने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -b। कुछ लोग ऐसा भी करोगे, देखो 10 कितना -1 इक्वल टू 10 कितना -b, कर लो भाई, कोई टेंशन नहीं है मुझे। अभी भी आप देखोगे बेस सेम है तो आप क्या करने वाले हो, b इक्वल टू -1, तो माइनस प्लस, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो बताओ यहाँ पर b की वैल्यू आप 1 लिखोगे तो कौन सा ऑर्डर आएगा, फर्स्ट ऑर्डर, जो कि मुझे पहले से पता है कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर किस ऑर्डर का बिलोंग करता है, 1। कर लोगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट पता चली होपफुली, ठीक है। हम लोग, अगर मेरे पास आया आयनिक इक्विलिब्रियम का तो मैं आपको डेफिनेटली ज़रूर पढ़ाऊँगा, बट अगर आपने पढ़ लिया है तो यू विल डेफिनेटली आपको पता होगा एक्चुअली वो pH की वैल्यू जो 5 है तो H प्लस कितना होगा, बहुत ही छोटी चीज़ है, क्लियर ना, कैलकुलेटेड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कॉपीड इट, देन वी मूव अप टू सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हो गया, डन। चलिए मैं रब करता हूँ, अगली हेडिंग डालेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन। देखो अभी हम लोगों ने 0 ऑर्डर को डिस्कस कर लिया है, अभी हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर को डिस्कस कर लिया है, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि अगर आपसे पूछ ले कि भाई हाफ ऑर्डर का बताओ रेट कांस्टेंट, तो कैसे बताओगे, बार बार डेरिवेशन थोड़ी ना करोगे। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, अब मैं आपको nth ऑर्डर का डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। तो आपको फ़ायदा क्या होगा, आप t हाफ है ना, t हाफ हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, बस आपको n की जगह वैल्यूज़ को पुट करनी है। अगर आपसे हाफ ऑर्डर पूछेगा तो n की जगह हाफ पुट कर देना, अगर आपको 6th ऑर्डर पूछेगा तो आप n की जगह क्या पुट कर देना 6। तो मैं आपको एक जनरलाइज फार्मूला बता रहा हूँ, बस आपको क्या करना है n की जगह वैल्यूज़ को पुट करना है और आपको पता चलता जाएगा क्या, डिफरेंट ऑर्डर्स का रेट कांस्टेंट और साथ में उसकी क्या t हाफ। तो चलो अगली हेडिंग डालो, nth ऑर्डर एक्सप्रेशन। nth ऑर्डर क्या, nth ऑर्डर का क्या एक्सप्रेशन। तो nth ऑर्डर के एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, देखो कैसे, सबसे पहले गिवन डेटा मान लो, क्योंकि देखो बेटा मेरी आदत क्या है,
मैं चीज़ों को डिराइव करने की कोशिश करता हूँ। उसके पीछे मेरा लक्ष्य क्या होता है आप समझिए, मैं आपको नहीं बताया। हर चीज़ को डिराइव करने के पीछे मेरा लक्ष्य ये नहीं होता है कि सिर्फ मैं सीख रहा हूँ, वो तो मेरा प्रैक्टिस हो ही रहा है, साथ में मैं चाहता हूँ आप भी इन चीज़ों को समझो कि किसी चीज़ को डिराइव करने का मतलब ये नहीं है कि आप नीट से या जेई से भाग रहे हो कि सर इतना लंबा मेथड क्यों डिराइव करो। डिराइव करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको समझाऊँ मैं चीज़ों को, ताकि रटाऊँ ना कि किस तरह से हम किसी चीज़ को डिराइव करते हैं, किस तरह से हम किसी चीज़ के डेप्थ में जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा डिराइव करने का मकसद ये रहता है। कभी कभी वैसे भी आप बोर्ड में ये सारी चीज़ देने वाले हो, तो बोर्ड में कैसा करोगे, डिराइव ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिराइव करने मतलब चीज़ों को मैं आपको डेप्थ में ले जाना चाहता हूँ, ताकि आपका इंटरेस्ट क्या हो, डेवलप हो। मैं अभी फार्मूला लिखने में क्या है, मैं अभी फार्मूला लिखा दूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। आप भी क्यूरियोसिटी नहीं रहेगा फिर आया कहाँ से सर ये फार्मूला, कैसे करेंगे इस फार्मूले को, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कोई रिएक्शन है ए से बी, यानी कि हो रहा है। अब इस रिएक्शन में अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन पर जाएं, क्योंकि nth ऑर्डर है, तो व्हाट विल बी रेट लॉ एक्सप्रेशन, a⁴n, पक्का। तो इसको क्या बोलोगे भाई, nth ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि n की जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो एक्चुअली ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो सजेस्ट क्या कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो nth ऑर्डर का है, क्लियर ना। अब यहाँ n की जगह कुछ भी हो सकता है। तो अब समझो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं इसके रेट की, रेट क्या होगा इसका, माइनस dA/dt होगा, इक्वल टू क्या लिखोगे कि a की पावर कितना, n कर सकता हूँ मैं, ठीक है। वेरिएबल्स को सेपरेट करिए, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस dA/a⁴ कितना, n इक्वल टू k/dt कर सकता हूँ मैं। बस अपना रोज का काम जो आप करते हो हर बार का, है ना, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है, आपको याद होगा जब मैं x लिया करता था, ठीक है, इसमें a0 हुआ करता था, इसके बाद फिर x हुआ करता था, याद आ रहा है, a0 में से x निकल जाता था। उस समय यहाँ 0 लेता था और यहाँ क्या लेता था, हाँ क्या लेता था, x। बट यहाँ पर 0 नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, a0 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि मुझे क्या पता इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है, ठीक, उसको a0 ही ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है वो a0। कल को मुझे 5 मोलर दे देगा तो फिर क्या करूँगा मैं, दे सकता है ना। तो a0 ले लिया मैंने, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। ये हो गया फाइनल कंसंट्रेशन। टाइम तो 0 से t ही रहने वाला है, क्योंकि शुरुआत में समय तो 0 ही रहेगा, ठीक है। चले इंटीग्रेट, सबसे बड़ा मुद्दा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, आपको ये पता होगा कि a⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ बेटा, a⁴ का n का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है a⁴n+1 अपॉन n-1, क्लियर ना। क्या होता है, n-1, कुछ ऐसा इंटीग्रेशन होता है इसका। तो खैर वो चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो चलो इसको अगर इंटीग्रेट अगर आप करोगे देन यू विल गेट, ठीक है, यू विल गेट a⁴ -n+1 अपॉन n-1। अब यहाँ पर एक बार a0 पुट करना है, एक बार at पुट करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसका तो क्या आने वाला है, kt, 0 से क्या t। अब अगली बात, अब क्या करना है, जहाँ पर a है वहाँ पर क्या पुट करना है, at, और एक बार at पुट कर लीजिए और एक बार क्या कर लीजिए, a0 पुट कर लीजिए। और ये जो n-1 है ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। तो अगर हम n-1 को बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचा, ये बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 अपॉन at⁴n-1 माइनस 1 अपॉन, थोड़ा मैं और थोड़ा सा नज़दीक, 1 अपॉन a⁴n-1, दिस इज इक्वल टू kt। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। दिख रहा है सभी को, बस यही आपका क्या है, फाइनल। तो कैसे हुआ ये समझ लो। जब आप यहाँ at को पुट करोगे यहाँ पर तो क्या आएगा, -at⁴n-n+1 कर सकता हूँ मैं, ठीक है, माइनस
क्योंकि लोअर लिमिट लगाने के पहले क्या लगाते हो, माइनस, तो उस माइनस से ये माइनस क्या हो गया है, पॉजिटिव। करके देखना, पहले अपर लिमिट को पुट करना, फिर माइनस लगाना, फिर लोअर लिमिट को पुट करना। क्लियर ना? ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस। इसको आप लिख लो अच्छे से, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। चले लिख ले। तो बस यहाँ से बताओ के का वैल्यू क्या आ जाएगा। के का वैल्यू आएगा बेटा 1/t(n-1) ब्रैकेट में at⁻n-1, ठीक है, -1/a0 की पावर कितना, n-1। दिस इज द nth ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अब आप किसी भी ऑर्डर के बारे में बात कर लीजिए, आप किसी भी ऑर्डर के बारे में बात कर लीजिए, चाहे जीरो ऑर्डर हो गया, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो गया, लेकिन हाँ ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि आप ज़रा देखो, अगर आप यहाँ 1 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाता है, 0। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, a0 की पावर 0, यानी कि 1/1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। क्लियर ना? तो n शुड नॉट बी 1, बट एक्सेप्ट 1 n सबकी वैल्यू पर ये काम करेगा। यानी कि अगर आप जीरो ऑर्डर निकालना चाहते हो, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए n की जगह, आपको जीरो ऑर्डर का k मिल जाएगा। ठीक है, याद करो k होता था क्या, जीरो ऑर्डर का क्या होता था, k इक्वल टू क्या होता था, a0 - at-a0/t, यही होता था। तो बस यहाँ पुट कर लो 0, यहाँ आप 0 पुट कर लो, यहाँ कितना आ जाएगा 1/-t, यहाँ 0 पुट करो कितना आ जाएगा, at की पावर -1, ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा -1/at, यहाँ पर करोगे तो -1। तो देखो यहाँ पर सिंपली आपको दिख रहा है at - a0 अपॉन कितना, t। अगर आपसे कोई थर्ड ऑर्डर पूछे तो यहाँ n की जगह क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो। कोई 5 पूछे तो 5 पुट कर दो। जैसा भी आपको ऑर्डर पूछेगा, अब उसको क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो अभी आप इस बात की टेंशन ना लीजिए कि सर अगर मेरे से कभी सेकंड ऑर्डर का पूछेगा तो हम कैसे निकाल लेंगे। कुछ भी नहीं बेटा, यहाँ पर n की जगह आप सेकंड पुट कर लेना। वैसे तो पूछेगा ही नहीं, बट पूछेगा तो यहाँ सेकंड पुट कर लिया, बट और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही हम nth टर्म किसके लिए डिराइव करते हैं, t½ के लिए। क्लियर ना? तो पहले आप इसको कॉपी करें, फिर मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ t½ के लिए। नाउ हो गया। अब ज़रा अपने को ये समझना है, जिस तरह हम लोगों ने nth ऑर्डर के लिए k डिफाइन किया, अब हम क्या करने वाले हैं, nth ऑर्डर के लिए t½ डिफाइन करने वाले हैं। तो बताओ t½ क्या होता है nth ऑर्डर के लिए, देख लो ध्यान से। ठीक है, ये ऑप्शनल में भी आपके आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, आपको पता होना चाहिए एक कि t½ में होता क्या है। एट t½ जो at है, यानी कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है, वो हाफ हो जाता है। क्या ये बात सबको क्लियर है, एग्री कर रहे हो जाता है। तो बस कुछ मत करो, जहाँ पर t है वहाँ तो क्या लिखोगे t½ बट जहाँ पर at है वहाँ पर क्या लिखोगे, हाँ क्या लिखोगे, a0/2। तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा t½ ठीक है 1/k, इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले आओ, n-1 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1/at की जगह a0/2 की पावर कितना, n-1 कर सकता हूँ मैं, -1/, ये तो ऐसे ही रहेगा a0 n-1। पक्का? अब ज़रा देखिए ध्यान से कि अगर हम बात करें आपसे कि यहाँ से t½ की वैल्यू कितनी आएगी, तो क्या कहोगे, देखो ज़रा ध्यान से, ये जो 2 की पावर n-1 है ये ऊपर जाएगा, अंदर क्या बचेगा, a0 n-1, इधर भी है a0 n-1, दिख रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, देखो 2 की पावर n-1 है वो ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, 2 की पावर n-1, नीचे क्या बचेगा, a0 n-1, और इधर भी a0 n-1 है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, कॉमन, उसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, 2 की पावर n-1 और ये फिर -1 कर सकता हूँ मैं। तो चलो यही अपने को बात करनी है, n-1। तो यहाँ से अंदर क्या होगा हमारे पास,
टू की पावर n-1, ये रहा -1 और ये पूरा का पूरा क्या हो गया a0 n-1। क्या ये यही आएगा? एग्जैक्टली, दिस इज योर t हाफ, दिस इज योर t हाफ बेटा फॉर nth ऑर्डर। दिस इज व्हाट? t हाफ फॉर nth ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम चाहे निकाल लो आप, बट ध्यान रहे फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं है, यानी कि यहां पर भी वही सेम केस है, n नॉट इक्वल टू कितना 1। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के किसी का भी टी हाफ आप यहां से निकाल सकते हो। चले निकालें जीरो ऑर्डर के लिए। तो बताओ जीरो ऑर्डर का टी हाफ कितना होता था? थोड़ा आप अपने दिमाग को पीछे ले जाओ। तो जीरो ऑर्डर का बेटा टी हाफ कितना होता था? a0 अपॉन कितना 2k, याद आ रहा है? तो a0 अपॉन 2k किसका था? जीरो ऑर्डर का टी हाफ था। तो ज़रा यहाँ से वेरीफाई अगर आप करें a0 अपॉन 2k, तो यहाँ n की जगह क्या पुट करोगे? ज़ीरो। तो यहाँ n की जगह आप ज़ीरो पुट कर लीजिए, आपको जीरो ऑर्डर का टी हाफ मिल जाएगा। करके देखते हैं। यहाँ पर आप पुट करोगे ज़ीरो, कितना आएगा? -1/k आएगा। चलिए यहाँ पर पुट करो, यहाँ कितना आएगा? 0 - 1, दैट इज 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 का मतलब क्या होता है? -हाफ होता है। 2 की पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1/2, सॉरी 1/2। यहाँ पर -1 है, ठीक है, तो 1/2 -1 कितना होगा? -हाफ। और उस माइनस से यहाँ पर जो माइनस आया था वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इधर क्या बचा? a0 के ऊपर कितना? 0 - 1, यानी कि a0 की पावर कितना? -1। तो a0 की पावर -1 मतलब क्या हो गया? a0, क्योंकि नीचे a0 की पावर -1 है, मतलब क्या होगा? a0 ऊपर जाएगा। तो ऊपर तो आ गया a0, नीचे क्या बचा? 2 और फिर क्या? k। तो आ गया a0/2k, आ गया। पुट करके देख लीजिए आप, समझ रहे हो? तो आप किसी का भी 1 को छोड़ दो, किसी भी ऑर्डर का टी हाफ निकाल सकते हो, किसी भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। पक्का? चलिए, तो अभी जितनी अपनी बातें थी वो सारा का सारा इस मुद्दे पर थी कि ऑर्डर क्या होता है। एक क्वांटिटेटिव अप्रोच सीख रहे थे कि हाउ डू वी कैलकुलेट ऑर्डर, है ना, कि अगर मैं कंसंट्रेशन में चेंज कर दूं, अगर मैं रेट में चेंज कर दूं तो फिर ऑर्डर पर क्या फ़र्क होगा। ठीक है, और यही सब चीज़ें पढ़ रहे थे हम लोग। और हम लोगों ने यहाँ पर 3 तरीका देखा है ऑर्डर को कैलकुलेट करने का। आप ज़रा याद करें, पहला जो मेथड है वो मेथड क्या है? रेट कांस्टेंट की यूनिट। दूसरी जो मेथड है वो मेथड कैसी है? वो कंसंट्रेशन में हेर फेर करना। कंसंट्रेशन को डबल कर दो, कंसंट्रेशन को 4 टाइम कर दो या हाफ कर दो, वॉल्यूम को डबल कर दो, प्रेशर को इतना कर दो, फिर ऑर्डर क्या आएगा। यही सब अपन बात कर रहे थे। ठीक है, तीसरा जो मेथड है वो है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जहाँ पर ये मेंशन किया जाता है कि भाई ये जो रिएक्शन है ये सिंपल है या फिर एलिमेंट्री है। उस कंडीशन में ही हम क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में डिसाइड कर सकते हैं रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है, बाय सीइंग देयर कोएफिशिएंट्स। ओके, ये चीज़ अपन डिस्कस किए। तो 3 तरीके थे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ डू वी कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, क्लियर ना? बहुत मज़ा आएगा कि भाई एक्सपेरिमेंटली हम ऑर्डर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखो, होते तो बहुत तरीके हैं, ठीक है, बट हमारे जो लेवल में है उतने उसमें हमें सिर्फ 4 मेथड पढ़ने हैं। कौन सा मेथड है? 4। पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड का मतलब क्या है? हाँ, वही आप जो सोच रहे हो कि इनिशियली रेट को हम देखेंगे कि अभी शुरुआत में रेट इतना है, बाद में रेट इतना है, फिर उसके बाद इतना है। ठीक है, क्लियर ना? उसको देखेंगे। सेकंड जो तरीका है वो होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। क्या होता है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ठीक है, आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं तो मैंने आपको बताया था कि क्या होगा कि के की अगर 2 बार वैल्यूज सेम आ जाएं, अगर के की यानी रेट कांस्टेंट की अगर 2 बार वैल्यूज सेम आ जाएं, तो वहाँ पर हम मान लेते हैं कि जिस भी ऑर्डर पर वो बैठेगा, जिस भी ऑर्डर के फॉर्मूले पर वो फिक्स होगा, वही ऑर्डर हो जाएगा। अगर जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले में के की 2 बार वैल्यू सेम आती है तो वो जीरो ऑर्डर हो जाएगी। और अगर फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में के की यानी कि रेट कांस्टेंट की 2 बार वैल्यूज क्या आती हैं? सेम, तो वो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा जो तरीका है उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। सभी लोग
भली भांति परिचित हो उस मेथड से, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का जीरो ऑर्डर वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उनके दोनों के जितने पॉसिबल ग्राफ हैं वो सभी के सभी हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो ग्राफिकल मेथड में आपको कोई डाउट नहीं होगा। उस टाइम पर तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन को देखकर आपको बताना है कि ये कौन सा ऑर्डर है, क्लियर ना। और जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्डर है वो है हाफ लाइफ मेथड। क्या है? हाफ लाइफ मेथड। यानी कि आप हाफ लाइफ मेथड के हेल्प से आप ऑर्डर कैसे बताते हो, क्लियर ना। एग्जैक्टली यही है ना। तो यहाँ से एक और चीज़ है, वो चीज़ मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ छूट गया था इसके आगे। तो हाफ लाइफ मेथड के यूज़ से भी क्या है, हम ऑर्डर को बता सकते हैं कि अगर इसका हाफ लाइफ इतना है तो अगली बार अगर इसका हाफ लाइफ इतना हो जाएगा तो बताओ ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग उसमें। तो फिलहाल आप लोगों ने यहाँ जो लिखा है इसके आगे एक चीज़ और यहाँ से समझ में आती है कि nth ऑर्डर का जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर किस तरह डिपेंड करता है। तो ज़रा देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, ये रहा इनिशियल और ये रहा टी हाफ। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि जो टी हाफ है nth ऑर्डर का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, ए नॉट की पावर कितना, n-1 है कि नहीं है, ए नॉट की पावर n-1, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ें। ठीक है, कई बार आपसे ये चीज़ें पूछा जाता है। तो बताओ डायरेक्टली में कैसा हो जाएगा, अगर इन्वर्सली में ऐसा है तो डायरेक्टली में ऐसा हो जाएगा। अगर इस चीज़ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना है हमें तो ऐसा लिखेंगे, ए नॉट की पावर कितना, 1 - n। तो कई के जगह आपको ये काम आता है, तो ऊपर वाला काम कम आएगा आपको, नीचे वाला काम ज़्यादा आएगा। तो इसको आप ज़्यादा लिखिए, ठीक है। जिसको मैं थोड़ा सा डार्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल है, टी हाफ प्रोपोर्शनल है ए नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर कितना, 1 - n, क्लियर ना। तो देयर आर 4 मेथड्स। आउट ऑफ 4 मेथड्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली 1 मेथड। आज हम सिर्फ एक मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली ओके नाउ अब देखिए हम अगले बढ़ते हैं अपने, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाउ डू वी डिटरमाइन ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 मेथड्स हमें पढ़ने हैं। पहला जो है इनिशियल रेट मेथड है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है सेकंड, थर्ड वन इज ग्राफिकल मेथड एंड द लास्ट वन इज हाफ लाइफ मेथड। उसमें से हम पहला पढ़ने वाले हैं आज, कौन सा, इनिशियल रेट मेथड, ठीक है। और आपको मैं बता दूं ये पूरे में से अगर इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो 2 इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है हाफ लाइफ, दूसरा है इनिशियल रेट मेथड। ये दोनों ही आपको अच्छे से पढ़ने हैं। फिर तीसरा नंबर है ग्राफिकल का, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशियल है, फिर हाफ लाइफ है, देन क्या है ग्राफिकल। इंटीग्रेटेड उतना नहीं आता है, क्लियर ना, समझ गए। चलो तो इनिशियल रेट मेथड होता क्या है, देखो क्या होता है। मान लो मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसमें मेरा कंसंट्रेशन इनिशियल है कुछ, उसके हेल्प से मैंने रेट निकाल लिया कुछ। एक दूसरा बंदा आया, उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके पास भी कंसंट्रेशन वही है बट उसका रेट कुछ अलग आया। ऐसे तीसरा बंदा आया, ठीक है। अब किसी को मना ही नहीं है, आने को तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। बट हमें एक्सपेरिमेंट कम से कम 3 लेने हैं, यानी कि आउट ऑफ 3 एक्सपेरिमेंट्स हमें देखने हैं कि हमारा कंसंट्रेशन रेट में किस तरह से वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि फिर से वही केस है, कंसंट्रेशन का रेट के साथ या रेट का कंसंट्रेशन के साथ क्या रोल है, क्लियर ना, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश किया गया है। इन दिस मेथड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फॉर वेरियस इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि आपको एक से ज़्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है। किसके, रिएक्टेंट्स के, विल बी गिवन इन द क्वेश्चन फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के, यानी कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के अलग अलग कंसंट्रेशन यू हैव गिवन इन द प्रॉब्लम, आउट ऑफ विच यू हैव टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन से डायरेक्ट मिलवाता हूँ। उस क्वेश्चन से आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से हम ऑर्डर इनिशियल रेट मेथड के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए आप पहले। ओके, कर लिया। चलिए अब ज़रा देखिए, इनिशियल रेट मेथड के क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में कुछ कंसंट्रेशंस लिखे रहेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर्स लिखे हुए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, यानी कि 3 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं इस रिएक्शन के लिए।
पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए कंसंट्रेशन लिया गया इतना 2 इंटू 10⁻²। जो बी का कंसंट्रेशन लिया गया वो इतना लिया गया, और फिर देखा गया कि रेट इतना आया। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। वेन एवर सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज डन, देन ए कंसंट्रेशन टेक 4 इंटू 10⁻², बी कंसंट्रेशन इज 3 इंटू 10⁻³ एंड रेट कम्स विल बी 10⁻⁵। और यूनिट्स वगैरह यहाँ लिखी हुई हैं आपके। उसी तरह से तीसरे एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें आई। अब आपको पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, यानी कि ऑर्डर आपको निकालना है ए और बी के रिस्पेक्ट में। अब ऑर्डर अगर आ जाएगा तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल्ड। ठीक है, क्लियर ना। तो वॉल्यूम का तो रिलेशन आपको मैं बताया हूँ कि जब कंटेनर डबल होगा तो ऑर्डर पता है, तो फिर कैसे निकालते हो रेट। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है। पहले तो बेसिक तरीका देख लेते हैं, फिर शॉर्टकट बाद में देखेंगे। बेसिक तरीके से बेटा आपको क्या करना है, आपको 3 इक्वेशंस बनाने हैं, क्योंकि आपको देखो ये रेट लिखा हुआ है, ये कंसंट्रेशंस हैं। ठीक है, आपको फार्मूला पता है रेट लॉ एक्सप्रेशन का क्या होता है, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन की पावर क्या होता है, ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव टू टेक, सपोज अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो मैं क्या करता हूँ, इसको आप कॉपी कर लो पहले। ठीक है, कॉपी कर लो, फिर मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देता हूँ। तो चलो मैं शुरू ही कर देता हूँ। सपोज मान लेते हैं कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज एक्स, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है एक्स, एंड बी इज वाई। ये बात क्लियर हो गया। तो अब पहले इक्वेशन में एक इक्वेशन बनेगा, पहला रेट का इक्वेशन, दूसरे रेट का इक्वेशन, 3 रेट का इक्वेशन। खूब आसान है, 3 इक्वेशन बनेंगे, तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आपको एक्स और वाई मिल जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, और जो इसका शॉर्टकट है वो तो और भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। जल्दी कॉपी कर लो। कर लिया? चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, आपने ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मान लिया है क्या, एक्स, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मान लिया आपने वाई। चलो अब चलते हैं अपन रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ लिखता हूँ मैं आर एल ई क्या हो जाएगा, आर एल ई हो जाएगा रेट इक्वल टू के, ए टू द पावर कितना एक्स, बी टू द पावर कितना वाई। क्या यही होगा, क्योंकि आपने ऑर्डर मान लिया है एक्स और वाई। ठीक है, तो अब जो भी डेटा आपको दिया है वो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। नाउ पुटिंग गिवन डेटा इन आर एल ई, जो भी आपके पास डेटा है वो सभी के सभी आर एल ए में आप पुट कर दें। तो अगर आप पहला डेटा पुट करेंगे तो एक चीज़ और मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, वो क्या है कि ये जो रेट है, ठीक है, उन सबके जो पावर्स हैं उनको आप सेम कर लिया करिए, जिससे डिवाइड करने में आसानी हो। जैसे देखो यहाँ पर 10⁻⁻6 है। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये तो चेंज नहीं होगा, ये 10⁻⁻5 है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। दिख रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से देखना, 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ मैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी मैं -6 बना सकता हूँ। ये है 1.8 इंटू 10⁻⁻4। इसको मैं क्या कर देता हूँ बेटा, इसको मैं कर लेता हूँ 180 मल्टीप्लाई बाई 10⁻ कितना -6। अभी देखो सबके पावर्स क्या हैं, सेम है। इससे आपको फायदा होगा। देखो कैसे, सबसे पहला वाला रिएक्शन में पुट कर देना है। पहला वाला रेट कितना है 5। देखो 5 इंटू 10⁻6 इक्वल टू, पहला इक्वेशन क्या है कि ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 इंटू 10⁻ कितना -2 मल्टी डिवाइडेड बाई पावर कितना है x। b की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻³ y। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। उसी तरह दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरे इक्वेशन में रेट कितना है 4 इंटू 10⁻² k। a की वैल्यू कितनी है, रेट ये नहीं है, रेट तो दूसरा है। देखो ये चीज़ गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं, इसीलिए बी प्रिपेयर, प्रैक्टिस करना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻ कितना -2, इसकी पावर कितना x। 3 इंटू 10⁻³ इसकी पावर कितना y। पुट दिस इक्वेशन 2। देख लिया सभी ने, 2 इक्वेशन बन गए।
अब एक तीसरा इक्वेशन भी बनेगा। तीसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ पर बना दूँ, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, यहाँ पर बना देते हैं। चलो थर्ड इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं हम। इसको रब कर दो बेटा, ये तो लिख लिया होगा आपने। चलो इसको रब कर देते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। तो उसी तरह से थर्ड इक्वेशन आप यहाँ पर बना लें। तो थर्ड इक्वेशन में आपका रेट क्या है, 180। यहाँ पर देखें आप, थर्ड इक्वेशन के लिए 180 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है ए का, 8 इंटू 10⁻⁻2 की पावर कितना है x, बी का कंसंट्रेशन कितना है 9 इंटू 10⁻3 का कंसंट्रेशन y। थोड़ा बहुत भी पैनिक ना करें, ठीक है, क्लियर ना। ये तो मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ, ये मत भूलिए। यानी कि जब आपके बोर्ड वगैरह में आएगा फिर आप कैसा टैकल करोगे, मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ। बट कभी भी जेई में बैठे हो या कभी भी मेडिकल एग्जामिनेशन बैठे हो तो डोंट वरी, डोंट बी बॉदर, बिकॉज इसके बाद शॉर्टकट है, वो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, आपके पास 3 इक्वेशन है, आपको क्या निकालना है, x और y, क्योंकि x और y ही क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। तो वो तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी की बात नहीं है, ये तो अर्लियर क्लासेस की बात है बेटा, कि आपको 3 इक्वेशंस x और y कैसे निकालते हैं। चलो फिलहाल मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। इस 2 को 1 से डिवाइड कर दो, यानी कि डिवाइड 1/2। जब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो देखो आंसर आपका आ गया। कैसे, देखो 2 को 1 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा आपका 10/5, कितना आ गया 2। कर सकता हूँ, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, 10/5 आएगा इक्वल टू k से k कैंसिल, 10⁻² से 10⁻² भी कैंसिल, 4/2 कितना आ गया, 2 की पावर कितना x आएगा। ये पूरा का पूरा कैंसिल, क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है। ऐसा डेटा आपको दिया रहेगा, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, 10/5 को मैं क्या कर लेता हूँ, 2 कर देता हूँ, ठीक है, कर लिया, ठीक है। अब बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिल्कुल सही, x की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा, 1। बस x की वैल्यू 1 आ गई, बस। अब जैसे ही x की वैल्यू 1 आएगी, y निकालना है, तो फिर क्या करोगे, x की वैल्यू जब 1 आ गई है, y निकालना है, अब क्या करोगे, ठीक है। फिर क्या करना है, 3 को 2 से डिवाइड कर दो या 3 को 1 से डिवाइड कर दो। अगर आप ये समझते हो कि मैं पुट कर दूं, जैसा एक निकालते थे ना a और b, x निकल जाता था तो x को पुट करके y निकाल, यहाँ नहीं कर सकते आप। क्यों, क्योंकि आपको बेटा k की वैल्यू नहीं पता है। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो k की वैल्यू नहीं पता है ना, तो k वेरिएबल रह जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, y निकालने के लिए, x की वैल्यू निकल गया है, यानी कि a का जो ऑर्डर है वो है फर्स्ट। अब b निकालने के लिए 3 को 1 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, 3 को 1 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 180/5 दिख रहा है, 3 है ये 1 है, तो 180/5 कितना हो गया हमारा, ठीक है, कितना हो गया वो हमारा 180/5, मतलब कितना हो गया, 5 3 जा और 35, 180/5 कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो 9 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो करके सॉल्व कर लेते हैं हम, तो इसको आप नोट कर ले, फिर अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको आप। ओके, तो जैसा कि हमने देखा 3 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 180 अपॉन कितना बेटा, 5, ठीक है, क्लियर ना। अब इधर साइड कितना था, 2 था 1 वाले में, इधर कितना है 8, तो 8/2 कितना हो गया हमारे पास, 4, यानी कि 4 की पावर कितना x। इधर 9 है, इधर कितना है, 3 है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप देखिएगा कि b का कंसंट्रेशन कितना था, यही था, और इधर कितना 9 है, तो 9/3 दैट इज कितना, हाँ 3 की पावर कितना y, यही था। 180/5 कितना होता है, 36। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर कितना, खैर अपने को क्या है, अपने को तो x पता है, x कितना है यहाँ पर 4 है ना, x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 लिख दो, 3 की पावर y, बस आपको निकल गया आपका आंसर। तो 36/4 कितना होता है 9, तो 9 इक्वल टू बेटा 3 की पावर कितना y, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और ये रहा 3 की पावर क्या y। तो यहाँ से आपको पता चल गया y की वैल्यू कितना है,
तो यहाँ से आपको ऑर्डर पता चल गया है। तो ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना है 1, और बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना है 2। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन, ये तो ऑर्डर निकल गया है। अब जो सेकंड क्वेश्चन था आपसे पूछ रहा था रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो एक बार ऑर्डर मिल गया है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने में क्या दिक्कत है, वो निकाल लो। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, आर इक्वल टू के, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1, और बी के रेस्पेक्ट में अभी आपने निकाला है ऑर्डर कितना आया है 2। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। बोलो, और थर्ड वाला वो भी आसान है। ठीक है, थर्ड वाले इतना कॉपी कर लो पहले, फिर मैं थर्ड बताता हूँ आपको। कर लिया? चलिए, थर्ड वाला और ज़्यादा आसान है। थर्ड वाले में क्या करना है, आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, जब ऑर्डर में कितना चेंज होगा कंटेनर के जब वॉल्यूम डबल हो जाए। तो एक फॉर्मूला ऐसा करा चुका हूँ मैं पहले। ठीक है, थर्ड वाले के लिए देखो, चेंज इन ऑर्डर, याद करो, चेंज इन ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम की पावर कितना, ऑर्डर। समझ रहे हो, यही चीज़ था हमारा, यही हमने बात किया था। ठीक है, तो बस अपने को ऑर्डर निकालना है। देख लीजिए सभी लोग, तो बताओ चेंज इन ऑर्डर निकालना है तो क्या करोगे, 1 अपॉन चेंज इन वॉल्यूम कितना है, तो ऑर्डर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, चेंज इन वॉल्यूम, नहीं ऑर्डर नहीं था, रेट था, सॉरी रेट था, एग्जैक्टली रेट था, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर ऑर्डर नहीं था तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ 2 बार ऑर्डर क्यों हो जाएगा, रेट। तो अपने को रेट पूछा हुआ है, तो यहाँ रेट कितना आ जाएगा बेटा, जब वॉल्यूम को डबल करोगे तो यहाँ 2, क्योंकि वॉल्यूम को डबल किया है, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस ऐड कर लो, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/8, यानी कि जो रेट है वो 1/8 टाइम बढ़ेगा, या फिर उसको बोल सकते हो 8 टाइम्स डिक्रीजेस। क्या बोल सकते हो, 8 टाइम्स डिक्रीजेस। तो बेटा यही है इनिशियल रेट मेथड। अब देखो शॉर्टकट कैसे काम करता है। देखो, आपको ऑर्डर निकालना था, ये तो लिख ही लिया है, इसको हटा देता हूं मैं, ये तो लिख ही लिया है इसके पहले ही आपने। अब देखो शॉर्टकट कैसे काम करता है, देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो कुछ नहीं करना है आपको, चेंज इन रेट, ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, जो आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, याद आ रहा है, चेंज इन रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन पावर, वही लगाना है। देखो अगर हम बात करें ए के कंसंट्रेशन, बताओ कितना टाइम बढ़ रहा है, यानी कि देखो रेट जो है 2 टाइम्स बढ़ रहा है। जब रेट डबल हो रहा है तो बताओ किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, बी का हो रहा है ना बाबा, ना बी का नहीं हो रहा है, बी का कंसंट्रेशन तो वही है। रेट के डबल होने पर ए का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो रहा है, यानी कि जब रेट 2 हो रहा है, यानी कि डबल हो रहा है रेट, तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। बस खत्म, आंसर आ गया, x इक्वल टू कितना 1। फिर से बोलता हूँ, देखो ध्यान से, रेट के डबल होने पर बताओ किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, बी का चेंज नहीं हो रहा है, बट ए का कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, 2 टाइम्स। तो देखो रेट डबल हो रहा है, कंसंट्रेशन ए का चेंज हो रहा है 2 टाइम्स, इसलिए क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर कितना, x इज द ऑर्डर ऑफ ए। मिल गया। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अब रेट जो है वो 8 टाइम्स बढ़ रहा है, देखो 10 × 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 18, 10 × 18 कितना हो जाएगा, 180। रेट 18 टाइम्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन 18 टाइम्स रेट बढ़ने की वजह से क्या क्या हो रहा है, बी और ए दोनों का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। जब रेट 18 टाइम्स हुआ तो बी का कंसंट्रेशन कितना हो गया, देखो 3 से 9 हो गया, मतलब 3 जा, यानी कि बी का कंसंट्रेशन 3 की पावर y हो गया, 3 गुना बढ़ गया ना। बताओ ए का कंसंट्रेशन पहले 4 था, बाद में कितना हो गया, 8, यानी कि 4 2 जा 8, यानी कि 2 टाइम्स हो गया x के। बस खत्म। आपको x पता है 1, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 की पावर कितना y, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 3 की पावर y, यहाँ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लीजिए कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आसान है, नोट कर लीजिए जल्दी से। सो स्टूडेंट्स,
समझ में आया आज का सेशन? तो आज के सेशन में हम क्या किए हैं, इनिशियल रेट मेथड से क्या किए हैं, क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, समझ में आया है, ठीक है, एक दो बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, और नहीं आएगा तो टेंशन मत लीजिए, अपन लास्ट में हर टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे कवर करेंगे और इसके आगे कवर करेंगे अपने अगले एक्सपेरिमेंटल मेथड से। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।